Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज की क्लास से, जिसमें हम जीन पियाजे का सिद्धांत यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके जितने भी टेट हैं, जो आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती हैं 2024 की, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो, कोई भी टेट हो आपका, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 1 to 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जीन पियाजे की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उन सबका संपूर्ण निचोड़ विद ट्रिक्स यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए बिना लेट किए, बिना देरी किए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो देखिए जो जीन पियाजे थे वो उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए जीन पियाजे का जो जन्म है वो 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? तो इनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए जो आपके नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी नहीं कराई जाएंगी, सिर्फ मेन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे। तो देखिए पियाजे के विचार, फर्स्टली आपका क्या है? पियाजे के विचार। देखिए ये दोनों विचार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका, बालक की चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो वयस्कों के समान है, परंतु यह गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। देखिए ये रिसेंटली जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, उसका ही ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जो बालक की चिंतन प्रक्रिया है वो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होती है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। तो देखिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, चिंतन भाषा से पहले होता है। देखिए जो थिंकिंग है बच्चे की वो प्रीसीड्स करती है लैंग्वेज को। मतलब जीन पियाजे कहते हैं कि जो विचार है, बच्चे के जो विचार हैं वो भाषा को जन्म देते हैं। पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाता है। तो देखिए 2 जीन पियाजे के विचार हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट जो इनकी स्टेजेस हैं उन पर। तो देखिए इनकी 4 स्टेजेस हैं, तो वो कौन कौन से स्टेजेस हैं तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं और विशेषताएं हैं। तो देखिए वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं? 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इन स्टेजेस का आपसे क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम कैसे होता है। तो देखिए इसको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं SPCF से। कैसे याद कर सकते हैं? SPCF से, जिसमें S आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, P आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, C जो है वो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो F है वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो देखिए ये जो आपका क्रम है ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसको सही क्रम में लगाइए। तो देखिए फर्स्ट आपका जो आ जाता है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो लास्ट होता है वो होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए जो मेन चीज़ है, जो जीन पियाजे थे, इन्होंने जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकाली, 4 अवस्थाएं निकाली विकास की, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो अपने ही बच्चों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बिहाफ पर इन्होंने यहाँ पर ये 4 स्टेजेस बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी दी हैं। तो फर्स्ट जो आती है वो आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है आपकी 0 to 2 ईयर्स। तो चलते हैं देखिए हमारी फर्स्ट स्टेज पर। तो देखिए फर्स्ट स्टेज आपकी कौन सी होती है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं बच्चे के अंदर पाई जाती हैं वो सब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेज है वो है आपकी संवेदीगामक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष की आयु बच्चे की होती है। ठीक है, जो अवस्था होती है बच्चे की तो वो कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष की होती है। बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज यहाँ पर पाई जाती है, कौन सा गुण बच्चे के अंदर पाया जाता है? वो होता है आपका वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चा क्या करता है? छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लग जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है? छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना। तो वो आपका क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड टाइम पूछा गया एग्जाम में। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे की कौन सी अवस्था में आती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन। बच्चा क्या करता है, जो उनके बड़े होते हैं, जो उनके वयस्क होते हैं बच्चों के, ठीक है, उनके जो वो चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनकी चीज़ों का अनुकरण करना। जो उनके बड़े कर रहे होते हैं कुछ समय बाद उन चीज़ों को दोहराना, उनका क्या करते हैं बच्चे? उनकी कॉपी करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है? वो होता है आपका डेफर्ड इमिटेशन। ये भी बच्चे की शुरुआती वर्षों में होता है। ठीक है, तो डेफर्ड इमिटेशन कौन से स्टेज में आता है? तो वो भी आपका संवेदीगामक अवस्था में आता है। रिफ्लेक्स एक्शन, परिवर्ती क्रिया, बच्चा क्या करता है? देखिए जो बच्चा है, जैसे मान लो वो क्या करता है, कहीं लाइट जली हुई होती है, दिया जला हुआ होता है, वो उस पर हाथ रख दे तो वो एकदम से क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है कि एकदम अपने हाथ को हटा लेता है। सुई चुभने पर एकदम हाथ को हटा लेना, तो वो क्या होती है? वो होता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्या आता है देखिए आपका
तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी आपका देखिए बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे का कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है आपका जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है वो बच्चे का आता है कौन से स्टेज में, तो वो आता है संवेदीगामक अवस्था में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे लक्ष्य निर्देशित गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं, वे किसी का पीछा करने में सक्षम है, वे अपने खिलौनों को एक बॉक्स से बाहर निकालने और वापस अंदर रखने में सक्षम है। मतलब बच्चे के अंदर क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसके आपके ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सबसे मेन आपके पॉइंट है वो है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, और जो सेकंड है वो है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट स्टेज पर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, तो वो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है आपकी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट आती है आपकी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। क्या होती है आपकी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो ट्रांजैक्टिव रीजनिंग है वो कौन सी स्टेज में आती है, तो वो आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। अब ट्रांजैक्टिव रीजनिंग जो होती है वो होती क्या है, तो देखिए जिसका उपयोग आमतौर पर बहुत छोटे बच्चों द्वारा उन घटनाओं के बीच अर्थ जोड़ने के लिए किया जाता है जिनका कोई संबंध नहीं होता। देखिए जिन चीज़ों का कोई संबंध ही नहीं होता उन घटनाओं के बीच बच्चे क्या करते हैं, अर्थ जोड़ते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, फॉल्स रीज़न देने लग जाते हैं। फॉल्स रीज़न बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, देने लग जाते हैं। जिन चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता उन चीज़ों के बीच में क्या करते हैं, वो रिलेशन ढूंढते हैं। तो वो क्या होती है आपकी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। देखिए सेकंड आपका आता है, सेकंड क्या है आपका इरिवर्सिबिलिटी। देखिए इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जिसमें बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता, वो होती है आपकी इरिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर बच्चे को 4+1 आप दे रहे हो, बच्चा 5 कर रहा है, लेकिन अगर बच्चे को आप 1+4 देते तो बच्चा वो नहीं कर पाता, तो वो क्या हो जाती है, वो होती है आपकी इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाता है, इरिवर्सिबिलिटी। देखिए नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रेशन। अब देखिए सेंट्रेशन से आप समझ रहे होंगे सेंट्रेशन क्या होता है, एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। तो जब बच्चा एक समय में एक स्थिति या परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है सेंट्रेशन। कि बच्चा किसी समस्या के सिर्फ एक ही पहलू को देख पाता है, तो वो आपका क्या होता है, सेंट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ईगो सेंट्रिक। अब देखिए ईगो सेंट्रिक क्या होती है, अहमवादी सोच। बच्चे की क्या होती है कि बच्चा सिर्फ खुद को देखता है और किसी दूसरे को महत्व नहीं देता। इस स्टेज में क्या होता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। कैसा होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, जहाँ बच्चा अहमवादी होता है तथा दूसरों को क्या करता है, कम महत्व देता है। नेक्स्ट देखिए आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका एनिमिज्म। अब देखिए एनिमिज्म आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जीववादी सोच। ठीक है, क्या होती है आपकी जीववादी सोच। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। जैसे चलती हुई कार को बच्चा सोचेगा कि सजीव है। जो टॉयज़ होते हैं जिनसे बच्चा खेलता है, जो खिलौने होते हैं, उनको भी बच्चा क्या सोचता है कि ये सजीव हैं। अगर वो बोल पा रहे हैं तो वो सजीव हैं। तो ये क्या होता है, ये एनिमिज्म सोच होती है, जो बच्चे के अंदर कौन से स्टेज में होती है, तो वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इसको क्या बोलते हैं, टॉय एज बोलते हैं। इसी अवस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु। नेक्स्ट क्या होता है, बालक शब्द व प्रतीकों का प्रयोग करता है। देखिए जो सिंबॉलिक स्टेज होती है, बोल देते हैं सिंबल्स के थ्रू बच्चा जो करता है वो कौन से स्टेज में करता है, तो वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। तो देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट आपकी जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, तो वो होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो देखिए फर्स्ट देखते हैं आपका कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है CCS। मैंने आपको जो क्लासेस मैंने पीछे कराई हैं, आपके प्रैक्टिस सेट कराए, उसमें मैंने आपको बताया CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कैसे याद रखेंगे आप, CCS जो आता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अब देखिए सबसे पहले कंजर्वेशन को समझ लेते हैं, कंजर्वेशन क्या होता है। तो देखिए कंजर्वेशन, संरक्षण जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए आप इस इमेज से समझ सकते हैं। एक आपको बड़ा, देखिए एक आपको यहाँ पर बड़ा ग्लास दिया हुआ है, एक आपको बड़ा ग्लास दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या है, थोड़ा चौड़ा, ये लंबा है, ये आपको चौड़ा ग्लास दिया हुआ है। अब इसमें क्वांटिटी की गई है। यहाँ पर क्या है, बच्चा इस धारणा को समझने लग जाता है कि कंजर्वेशन क्या होता है। तो देखिए प्याजे की संरक्षण की अवधारणा से तात्पर्य है बच्चे की इस समझ से है जिसमें वस्तुओं के गुण जैसे मात्रा, आयतन, द्रव्यमान तब भी समान रहते हैं जब उनका स्वरूप बदल जाता है। मतलब ये कि अगर हमने एक ग्लास वाटर लिया, चाहे उसकी लंबाई कितनी भी हो, अगर उसको हम उतने ही पानी को हम चौड़ाई वाले ग्लास में रख दें तो वो क्या हो जाता है, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है।
इससे पहले क्या होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमने इसको चौड़े गिलास में कर दिया तो वो सोचते हैं कि चौड़े गिलास में तो कम है और जो लंबा ग्लास है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेज में बच्चा क्या कंजर्वेशन की जो वो थ्योरी है वो यहाँ पर बच्चा समझने लग जाता है। तो वो देखिए दोनों गिलासों में पानी की मात्रा समान है। जिस बच्चे में पानी को संरक्षित करने का कौशल नहीं है वह सोचेगा कि लंबे पतले गिलास में ज़्यादा पानी है। देखिए जिनके अंदर कंजर्वेशन की थिंकिंग नहीं होती वो क्या सोचेगा कि जो लंबा गिलास है उसमें पानी ज़्यादा है और जो आपका चौड़ा गिलास है उसमें पानी कम है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है कंजर्वेशन का रूल होता है कि यहाँ पर जो बच्चा क्या करता है कि वो द्रव्यमान उनका मात्रा आयतन के बारे में यहाँ पर बच्चा समझने लग जाता है। उसकी अवधारणा जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो कंजर्वेशन का रूल आपका क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है देखिए आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसको हम बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है तो देखिए समानता और भिन्नता के आधार पर वस्तुओं या लक्षणों या विचारों को वर्गों में विभाजित करने की क्षमता। देखिए क्या होता है, समानता और भिन्नता के आधार पर वस्तुओं या लक्षणों या विचारों को वर्गों में विभाजित करने की क्षमता। जैसे कुत्ता, कुत्ते को एनिमल बोलेंगे, मतलब बच्चे क्या करेंगे, जैसे डॉग है तो डॉग को क्या करेंगे एनिमल कैटेगरी में रख देंगे। सेकंड जो आपका बर्ड है उसको अलग कैटेगरी में रख देंगे। मतलब ये कि उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर उनके लक्षणों विचारों को क्या करेंगे वर्गीकृत कर सकते हैं, विभाजित यहाँ पर करते हैं। तो उस चीज़ की क्षमता बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं समानता और भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण चीज़ों का कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट क्या आता है आपका तो वो आता है आपका सीरिएशन। क्या आ जाता है सीरिएशन। अब देखिए सीरिएशन क्या होता है तो देखिए सीरिएशन क्या होता है यहाँ पर क्रमबद्धता से तात्पर्य क्या है आपका, बच्चों की वस्तुओं को एक ही आयाम जैसे लंबाई, ऊंचाई या वजन के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता। मतलब कोई बच्चा 20 किलो का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, तो बच्चे क्या कर सकते हैं उनको क्रम में रख सकते हैं। पहले 20 आएगा फिर 25 फिर 30, तो वो क्या होती है आपकी, वो होता है आपका सीरिएशन, सीरियल में रखना चीज़ों को। ठीक है, तो सीरिएशन की जो स्टेज है वो बच्चे के अंदर कौन से स्टेज में डेवलप हो जाती है तो वो हो जाती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो देखिए तीनों पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए हैं, कौन सा कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट कौन कौन से आते हैं तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका डिसेंट्रिक। देखिए जो आपका प्री ऑपरेशनल था उसमें क्या था आपका सेंट्रिक, केंद्रित था बच्चा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विकेंद्रिता बच्चे के अंदर आ जाती है। मतलब क्या कि बच्चा एक ही समय पर अलग अलग चिंतन करने की क्षमता बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। इस अवस्था के बालक में किसी वस्तु या समस्या के विभिन्न लक्षणों पर अलग अलग चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। तो वो क्या हो जाती है आपकी, वो उसको कहा जाता है विकेंद्रिता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आपका रिवर्सिबिलिटी। देखिए वहाँ पर क्या था कि बच्चा उलट पुलट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर बच्चे को किस तरीके की भी स्कीमा दो उसको बच्चा क्या कर सकता है, उलट पलटने की क्षमता बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, उदाहरण से नियम। बच्चा यहाँ पर कौन सी चीज़ों में चलता है तो वो पहले एग्जाम्पल लेगा, उसके बाद उनके रूल्स निकालेगा। तो बच्चे की जो थिंकिंग कौन से डेवलप होती है यहाँ पर तो वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग, और एक होता है आपका कंक्रीट थिंकिंग। कौन सी आती है, कंक्रीट। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसलिए कंक्रीट थिंकिंग यहाँ पर मूर्त चिंतन बच्चे के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांजिटिविटी। क्या आती है बच्चे के अंदर, ट्रांजिटिविटी। तो ये भी आपकी इसी स्टेज में बच्चे के अंदर आती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है इनकी, वो कौन सी है तो वो है आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। देखिए बच्चे के अंदर जो है समस्या समाधान क्षमता जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होता है। सेकंड क्या आता है आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। देखिए जो बच्चे परिकल्पना आधारित निगमनात्मक चिंतन है वो भी बच्चे का अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, कौन से स्टेज में आता है तो वो भी आपका कौन से स्टेज में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो सेकंड पॉइंट आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। थर्ड पॉइंट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए जो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो बच्चे के अंदर क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त चीज़ों में बच्चा क्या करता है, लॉजिक, तो वो आपकी कौन से स्टेज में आती है तो वो भी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। जो लास्ट और फोर्थ पॉइंट आपका है वो क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। कौन सी होती है आपकी, डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें आपकी क्या आती है, इंडक्टिव रीजनिंग आती है, और जो आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है उसमें आपकी डिडक्टिव रीजनिंग आती है, जो होती है आपके नियम से उदाहरण की और। क्या होती है आपकी, नियम से उदाहरण की और। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स जो है वो आपके
चौथी स्टेज में है जीन पियाजे की। तो देखिए यहाँ पर आपके जीन पियाजे की 4 स्टेजेस थी। 4 स्टेजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी है आपका वो सारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।